नमस्कार मित्रों। विद्या संबल योजना को लेकर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है विद्यार्थियों में। और कन्फ्यूजन का कारण भी है कि थोड़ा जल्दबाजी में काम हो रहा है, इसलिए इसमें लास्ट डेट है वो भी बहुत नज़दीक दी गई। केवल 2 दिन का समय विद्यार्थियों को मिल रहा था। और इसी बीच भाई पहले तो ये था कि भाई किस किस ज़िले की विज्ञप्ति आई है, तो सोशल मीडिया पे 7-8 जिलों की विज्ञप्ति विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। और इसी बीच कल शाम तक खबर आई कि ये तो योजना रद्द हो गई आगामी आदेशों तक। तो रात 11:15 बजे मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी जो है ये पोस्ट की थी, देखो कि भाई ये आपको तुरंत अपडेट कि भाई चलो वीडियो के माध्यम से तो संभव नहीं है। ये 11:47 पे कि विद्या संबल योजना के आदेश रद्द हो रहे हैं। तो उसके बाद में जो है हमने वापस हम चर्चा पे आए थे कि अब एक लेटेस्ट अपडेट और आ गई है, अभी जस्ट 2 मिनट 5 मिनट पहले ही, कि संशोधित आदेश आ गया है उदयपुर का। उसको हम पढ़ेंगे। तो शायद इस वजह से ही बाकी जो जिले हैं वहाँ पर भी इसको रद्द किया गया था। और फिर जो पिछला वीडियो लगाया था उसमें आपके और भी कमेंट्स थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि क्या एक व्यक्ति 2 या 3 पदों पे एक ही स्कूल में भर सकता है, कि तो बिल्कुल भर सकता है। अलग अलग फॉर्म आपको लेने पड़ेंगे। किसी ने कहा फॉर्म कहाँ मिलेंगे, तो फॉर्म आपको पीडीएफ है, उसी को आपको प्रिंट निकालना है। पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजी हुई है, सब जगह मिल जाएगी, 2 पेज 3 पेज की। किसी ने कहा कि नोटरी करवाना है क्या, तो नोटरी का कहीं लिखा हुआ नहीं है शपथ पत्र का, वो आपकी स्वयं की ही शपथ है, आपके हस्ताक्षर युक्त। तो वो बात हो गई। तो ऐसे कुछ सवाल थे, तो वो बात हो ही गई। अब जो है हम देख लेते हैं सबसे पहले ये जो संशोधित आदेश है ये क्या है। और इससे पहले रद्द वाला तो आपने देख ही लिया होगा कि उसमें ये बात थी कि कार्यालय के आदेश क्रमांक नागौर या नागौर वाला या कुछ और जिलों का, कि आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है। तो हम इसे रद्द नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे स्थगित कहेंगे कि भाई स्थगित की थी। ठीक है, अब स्थगित की बात तो हो गई। अब विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन था कि भाई आज की तो आ गई छुट्टी, तो अब जो है भाई क्या हो आगे, कि भाई कल का क्या करें। कल कल का टाइम है। खाली पोस्ट का भी मैंने बता दिया था आपको, आप साला दर्पण पे जाके और आप सब्जेक्ट वाइज भी ढूंढ सकते हैं, और आप आपके गांव के हिसाब से भी जिला और पिन कोड लगा के भी सर्च कर सकते हैं। खाली पोस्ट आप देख लेना। अब ये जो संशोधित है ये क्या है, मेन आपकी जिज्ञासा ये है कि भाई देखो विद्यार्थी है तो वो पढ़ाई भी करता है साथ में, और ये भी रहता है कि चलो एक इसमें लगते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ कहाँ फॉर्म भरे, तो थोड़ा रहता ही है। देखो एक तनाव तो रहता ही है, हाथों हाथ डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो अब ये पहले उदयपुर वाला मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद में हम आगे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, आपको भले ये छोटा है दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं पढ़ के बोल देता हूँ, बाकी ये टेलीग्राम पे भेज रखा है। तो यहाँ पे देखो संशोधित आदेश है, ईमेल भी दे रखा है, और ये सब है। तो ये ऑथेंटिक ही, क्योंकि ये शिक्षा विभाग वाले ग्रुप है उस पर आया था, और भी जगह चल रहा है। तो ये गेस्ट फैकल्टी का ये चल रहा था। इसमें देखो अपन मेन इस बात पे आते हैं कि स्थानीय कार्यालय द्वारा 25 को जारी विद्या संबल योजना के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षा विभाग के समस्त राज्य के विद्यालयों, तो राज्य के विद्यालय हो गए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय हो गए, अन्य अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय हो गए, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर, रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसमें शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण शिक्षक संस्थानों वेतन व्यवस्था, अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसी क्रम में पात्र अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार समय सीमा तय की जाती है। अब यहाँ दो बातों में भी कंफ्यूज है कि अनुभव जो है उसके कहीं नंबर का नहीं दे रखा, उच्च योग्यता है उसके भी नंबर का नहीं दे रखा। कल वाले वीडियो में बताया था, आप भी देख लेना उसमें, कि 10वीं 12वीं L1 में, L2 में फिर उसमें 12वीं का जो बीएड का उनका जोड़ रहे हैं, स्कूल व्याख्याता में पीजी का जोड़ रहे हैं, एमए और बीएड के, तो परसेंटेज जोड़ रहे हैं। परसेंटेज में भी विद्यार्थियों का कुछ सवाल है कि L1 और आदि के लिए जो 2020 में कोरोना वाले टाइम में जो 10वीं में पास हुए तो उनके 99% है, तो बात ये भी सही है यहाँ पर भी। तो ऐसे कुछ अभी भी विद्यार्थियों में से जो है वो डाउट है, तो इन पर भी और विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे बात आ रही है सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, मान लो वो इतिहास से था या सामाजिक से था, केवल उसे उस पद हेतु ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा। यहाँ पर एक निवेदन और अपना हो सकता है
कि वे सेवानिवृत्त शिक्षक जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके, 60 साल सर्विस कर ली, अब वो पेंशन भी मिल रही है, अब वो रेस्ट भी करना चाहते होंगे, तो उनकी बजाय जो बेरोजगार है, जो नौजवान है, एनर्जेटिक है, उनको लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर चाहे वो नौजवान हो, चाहे थोड़ा उम्र दराज हो, परंतु सेवानिवृत्त तो अपनी सेवाएं दे चुका है, तो उनको रेस्ट करने दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी देखो अब आगे गवर्नमेंट की मंशा, तो बशर्ते उसे आवेदक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता हो, अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु, अब ये लाइनें यहाँ जोड़ी गई है, पहले नहीं थी स्पष्ट, कि जो L1 है और L2 है, इसके लिए जो रिटायर्ड शिक्षक है उनके लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य प्रार्थियों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई हो आवश्यक होगी। तो रीट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, बल्कि रीट क्वालिफाई होना जरूरी है L1 के लिए और L2 के लिए, और उसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। यानी पिछली जो रीट हुई थी वो आजीवन लाइफ टाइम वैलिड है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा, आप देख लेना। तो आपके जो है ये शर्त तो है ही है, पर ये सेवानिवृत्त वालों के लिए शर्त नहीं है। तो एक तो ये संशोधन हुआ इसमें, ये स्पष्ट कहीं पहले लिखा हुआ नहीं था। विज्ञापन जो आ रहे हैं पहले वाली PDF, तो उसमें इतनी सारी जो चीज़ें वो क्लियर नहीं थी। सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। और मुझे भी लग रहा है कि शायद ही कोई सेवानिवृत्त शिक्षक जो है यहाँ इसमें रुचि दिखाएगा, बाकी दिखा दे वो अलग बात है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त PEO संस्था प्रधानों को संलग्न पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में, एक मैसेज और आया था कि भाई कई हो सकता है किसी महिला का हो कि भाई मैं अपने भाई को भेज दूं क्या फॉर्म जमा करवाने के लिए। तो मेरे विचार से इसमें कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि स्वयं ही आए, आपके हस्ताक्षर हो और आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाए तो वो काफ़ी होगा। और साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। तो बात क्लियर हो गई आपके संशोधन क्या है। रीट को लेकर संशोधन किया गया है कि जो सेवानिवृत्त है उनके लिए बाध्यता नहीं है, एक तो ये। अब इससे दूसरी क्या स्पष्ट क्लियर, अभी हम तारीख भी देखते हैं, पहले क्या तारीख है, नई तारीखें क्या दी है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। अब इसमें देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ कोई भाई भतीजावाद चलेगा, तो मेरे विचार से तो इसमें 1% भी चांस इसके नहीं है। क्यों? कि देखो PO स्तर पर विद्यालय PO विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन करना है 25 तारीख से 27 तारीख। अब ये चयन समिति पहले तारीख थी 24 केवल, अब यहाँ 27 बढ़ाई है। उसके बाद में विद्यालय के अधीनस्थ जो विद्यालय उसके शालादर्पण पोर्टल पर जो प्रदर्शित व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक L1 L2 के जो रिक्त पद है, इसमें एक विद्यार्थी ने पूछा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वाला यहाँ नहीं दे रखा, देखो अनुदेशक का। तो आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने 27 से 31 की है, पहले 27 लास्ट थी, अब ये अपडेट है 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन आपको मिल गए। ये काम अच्छा हुआ। अब ये उदयपुर में हुआ तो जल्दी मेरे ख्याल से बाकी जिलों के भी ऐसे आदेश आपके फटाफट आने वाले हैं, आ जाएंगे। इसके बाद में विद्यालय स्तरीय जो कमेटी होगी उसके द्वारा आवेदनों की जांच होगी, फिर मेरिट बनेगी। उसके बाद अब आप ये मत पूछना कि मेरिट कितनी जाएगी, ठीक है। और फिर 3 अभ्यर्थियों का चयन सूची तैयार करना, वही बात है। फिर आगे 3 अभ्यर्थी भेजे जाएंगे, 31 से 1, और उसके बाद में जो CBO कार्यालय में जाएंगे, उससे वहाँ से फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे, और फिर जिला स्तरीय कमेटी जो है वो चयन करेगी, जिसमें देखो एक तो जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, फिर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक भी होंगे, वो इनमें सदस्य होंगे, और सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। तो ये सब जो है उसको फाइनल करेंगे। उसमें जो टॉप 3 है तो हो सकता है उनके पुनः वो देखेंगे उनके परसेंटेज, फिर वो निकालेंगे, वही हो सकता है वो चेक करके फिर वो पूरी तरह से काम होगा। तो केवल PO इस तरह से ये नहीं है कि वो फाइनल हो गया। तो हो गई बात क्लियर, आपके हो गया डाउट क्लियर, यही संशोधन था। तो अब इसमें देखो 2-3 बातें हैं कि भाई क्या क्या इसमें आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फिर सभी जिलों में इसी प्रकार के आदेश आएंगे, क्योंकि उनको निरस्त किया था। एक चीज़ और थी उसमें, आचार संहिता वाली एक लाइन और रह गई। देखो ये लाइन और थी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी, ये देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन और रह गई थी। उक्त प्रक्रिया आचार संहिता क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अप्रभावी रहेगी। यानी आचार संहिता कहाँ लगी हुई है? अभी लगी हुई है शहरी निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम,
ठीक है, जहां नगर परिषद, तो उनमें अग्रिम आदेश तक अप्रभावी रहेगी, तो प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहेगी, अप्रभावी रहेगी, मतलब वहां पे ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, आचार संहिता लगी हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगी नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे ख्याल से हो जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में ये काम होगा नहीं। बाकी और भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहने ही वाला है। ये ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन और मेरे सह लेखन के साथ, हमारी टीम के साथ में तैयार पुस्तकें हैं, जो करंट अफेयर से लेके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके लिए। और टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको अपडेट कर देंगे, ये आदेश यहाँ भेजा हुआ है, आप देख लेना। और साथ ही एक राजस्थान अध्ययन के लिए भी एक नवीन पुस्तक जो है वो 2 या 3 दिन में आने वाली है, राजस्थान अध्ययन 6 से 12 तक की पुस्तक है। इसका भी मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, डिटेल से आपको बता देंगे। तो क्योंकि विद्या संबल में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं, अधिकांश उनमें से आगे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं। और आपके कमेंट्स में जो सवाल थे, जो जो मुझे याद आए, वो मैंने बता दिए हैं। कुछ और आप कमेंट्स कर देना, उनके कोई रहेगा तो उसमें बता देंगे। तो ये था अपडेट। धन्यवाद।